अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पान मरीजों से अच्छा लाभ लेने के लिए कैसे करें फसल का प्रबंधन। बेर के बाग से अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्य। पान की फसल में आय का मुख्य आधार पान की पत्तियां ही होती है, लेकिन कई बार पान मरीजों में बरती गई लापरवाहियों के कारण पान की पत्तियों की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे किसानों को बाजार में इनका अच्छा दाम नहीं मिल पाता। इसलिए इस समय पान के मरीजों में किन किन कार्यों को करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक संजीव कुमार। पान की खेती के लिए 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश पान को नुकसान पहुंचा देती है। और इस बार संजोग ऐसा है कि बरसात के मौसम में हर 2 दिन के अंतर पे 100 mm से अधिक बारिश हुई है। इसमें किसान बंधुओं को बहुत ही नुकसान हो रहा है। किसान भाइयों, पान बरेजे में सिंचाई अधिक होती है, इसलिए खरपतवार ज्यादा उगने लगते हैं, जो कि पान की फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। अतः समय समय पर खरपतवारों को बरेजों से उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही तालाब की मिट्टी पान के पौधों के पास डाल दें। पान की अच्छी बढ़वार हो, उसके लिए जैविक खाद यानी सरसों, अंडी या नीम की खली को पानी भिगोकर पौधे के पास डालें। पान बरेजे में नमी की मात्रा अधिक रहती है, जिसके चलते फसल पर कई रोग पनपने लगते हैं। तो आप इन रोगों की रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान बंधु, मिट्टी में अधिक नमी होने के कारण बारिश अधिक होने से मिट्टी में नमी बहुत अधिक हो चुकी है। और मिट्टी में नमी होने से फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, फाइटोप्थोरा नाम की एक जो पदगलन रोग पैदा करती है, इस फफूंद का बहुत अधिक प्रकोप हो चुका है। गलका रोग में सबसे अधिक जहाँ से मिट्टी से वो निकलती है, उस लटर का वह भाग, पहले तो उसमें भूरे रंग के पानी जैसे थोड़े से दाग पड़ते हैं, उसके बाद भूरे रंग के दाग उसके चारों ओर फैलने लगते हैं। और एक गांठ से दूसरी गांठ जो मिट्टी के सतह से सटी हुई है, वहाँ से लेकर पहले गांठ तक वह चारों ओर हो जाती है। और धीरे धीरे वहाँ का तना सड़ जाता है, उसकी लटर मुरझा जाती है। इसकी पहचान एक और ये भी है कि आप वहाँ छुएंगे तो वहाँ से डंठल अपने आप अलग हो जाएगी, लटर अलग हो जाएगी, जड़ से अलग हो जाएगी। दूसरी कि वहाँ की छाल सड़कर उसकी हट जाती है। किसान बंधु, इस पर नियंत्रण न करें तो आपके बरेजा का 25 से 50% निश्चित रूप से प्रभावित हो जाता है। कि यहाँ फफूंद के साथ साथ फफूंद का एक और रोग होता है, जिसमें सबसे पहले कोलिटोट्राइकम नाम की चीज़ है। यह पत्तों पे पर्ण दाग, उसके किनारे में के दाग पड़ने लगते हैं, पत्ती के चारों ओर किनारे, और वो सूखने जैसे लगते हैं। इसका बाजार भाव खत्म हो जाता है। धीरे धीरे पत्तियाँ पूरी उसकी तने से गिर जाती है अलग होकर। साथ साथ जीवाणु रोगों का भी प्रकोप बहुत अधिक बढ़ गया है। इसकी पहचान ये है कि आपके पत्तों पे देखेंगे कि उसके मध्य सिरा के आसपास पहले पीले रंग के छोटे छोटे दाग पड़ेंगे, और धीरे धीरे वो फैल के सारी सिराओं को पीला कर देंगे, आपके पत्ते पीले पड़ जाते। इसके लिए सबसे सही है कि बोर्डो मिश्रण आप बनाएं 0.5%। इसके लिए 5 लीटर पानी में 50 ग्राम एक अलग प्लास्टिक, मिट्टी, धातु का बर्तन कभी भी ना हो या सीमेंट का बर्तन हो, उसमें 5 लीटर पानी में 50 ग्राम नीला तुतिया
उसे डाल दें और किसी लकड़ी के डंडे के सहायता से मिलाएं। फिर एक अलग प्लास्टिक के बर्तन में 5 लीटर पानी में 50 से 60 ग्राम चूना दें, भड़की चूना, और उसे घोल दें। फिर तीसरे बर्तन में इन दोनों को धीरे धीरे मिलाएं। किसान बंधु, एक बात का ख्याल रखना है कि किसी भी परिस्थिति में जिस दिन आपने बोर्डो मिश्रण तैयार किया 2-3 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल करना। इसका छिड़काव आप पूरे पेड़ पर कर दें तो यह फफूंद रोगों से निश्चित रूप से आपका नियंत्रण भी रखेगा और यह मानव के लिए हानि रहित है। जिनको अगर बैक्टीरियल ज़ैंथोमोनास का प्रभाव है, पत्तियां पीली पड़ रही है, आप इसके 4 लीटर घोल में 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कृषि के लिए आती है, आप उसका 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलाकर छिड़काव करें। किसान बंधु, इनका करने से आपके रोगों की उग्रता खत्म होगी। साथ साथ मैं एक सलाह जरूर दूंगा कि इस समय यह अगस्त सितंबर माह में आप अपनी मिट्टी में प्रति कट्ठे के लिए कम से कम 10 किलो से 30 किलो के बीच में किसी सरसों की खली में आप ट्राइकोडर्मा विरिडी 500 ग्राम मिलाकर बिल्कुल ट्रीट कर लें। उसे 2 से 3 दिनों तक अपने पास छाया में रखें और इसे मिट्टी में मिला दें। इससे पदगलन रोगों पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, पान बरेजे में इस समय कई हानिकारक कीटों का भी प्रकोप होता है जो कि पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इसलिए इस समय पान बरेजे में कौन से कीट लगते हैं, उनका नियंत्रण आप किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। किसान बंधु, 2 कीट का प्रकोप भी इस समय पान के बरेजा पे हो रहा है, जिसमें सबसे पहले कि एक चूसक सफ़ेद मक्खी आती है जिसके डंक मारने से पत्तियां सिकुड़ी सिकुड़ी नजर आती है और ये खासकर नए पत्ते जो आते हैं। चूँकि पान सालों भर तोड़कर खाया जाता है और सालों भर इसकी पैदावार होती रहती है, ऐसी परिस्थिति में इससे बचाने के लिए जो सबसे साधारण है, आप मेटासिस्टॉक्स 1 ml इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कीटनाशक का, या फिर जैव उत्पाद में बहुत सारे जैव उत्पाद आ गए हैं जो ऐसे सफ़ेद मक्खी पर नियंत्रण कर सकते हैं। इस चीज़ को बचाने के लिए हम निश्चित रूप से रासायनिक कीटनाशक की जगह पर जैव कीटनाशक का प्रयोग करें, जिससे मानव समाज सुरक्षित भी रहे, आपकी उत्पाद भी बेहतर हो। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की तरफ। अपने राज्य में बेर के बाग आमतौर पर सभी जगह देखे जा सकते हैं और इन बागों से आने वाले दिनों में अच्छा फल उत्पादन मिले, इसके लिए इन बागों में इस समय कुछ कार्यों को करना जरूरी है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि अधिकतर किसान बेर के बागों के प्रबंधन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसका परिणाम आने वाले समय में कम फलोत्पादन के रूप में मिलता है। इसलिए किसान बेर के बागों में कौन कौन से कार्यों को करे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर RL भारद्वाज। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हमें कल्चरल एक्टिविटी ही करनी चाहिए और उसमें ट्रैक्टर चलित संसाधनों से, ट्रैक्टर चलित जो कल्टीवेटर है उसके द्वारा और बाकी मैनुअल। इस मौसम में बेर के बागान में कई प्रकार के खरपतवार उगाते हैं जो बेर के पौधे से पोषक तत्वों एवं पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे बेर के पौधों में कम फलत के साथ ही उत्पादन भी कम होता है। इसलिए बागवान भाइयों, आप बेर के बागों में खरपतवारों का नियंत्रण कब और कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तने के पास में कैनोपी के नीचे हमें मैनुअल वीड कंट्रोल करना चाहिए और मध्य भाग में जो बगीचे के बिल्कुल तने के पास में जो घास उगी हुई है उसको जो है हम मैनुअली और हल्की एक होइंग कर देते हैं, और या उसको हाथ से हम उखाड़ भी सकते हैं। जो वीड जो हैं उनको हाथ से उखाड़ के हल्की गुड़ाई कर देते हैं, तो उससे एक तो वो मल्च के रूप में भी काम करते हैं और दूसरा जो है
ये जो वीड जो हैं यहाँ पे जितना भी हम खाद और उर्वरक प्रयोग करते हैं उनका अवशोषण करके यहाँ की मिट्टी की उर्वरा क्षमता को कम करते हैं, जिससे उपज पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, इनके लिए सबसे अच्छा यही है कि ये वीड निकाल करके हमें यहीं डाल देने हैं, जिससे क्या होगा कि ये मल्च के रूप में भी काम करेंगे और जैसे ये डिकम्पोज होंगे तो इस क्षेत्र का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और निश्चित रूप से मिट्टी जो है उर्वर हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान हमें बगीचों में रखना बहुत आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अब लगभग सितंबर माह तक इसमें पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है और तापमान अधिक होने के कारण से कई बार फल झड़ने की समस्या आती है। उससे बचने के लिए हमें प्लेनोफिक्स 15 लीटर पानी में 4 से 5 ml मात्रा मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ में ही ये भी प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि अगर जिंक सल्फेट की 10 से 15 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करते हैं तो काफ़ी हद तक अच्छा प्रभाव पड़ता है और फल और पुष्प झड़न को रोका जा सकता है। इसी समय एक फल मक्खी का प्रकोप होता है। ये मक्खी मटर के दाने जैसे फलों के अंदर अंडे देती है और जब फल पकते हैं दिसंबर जनवरी के महीने में, उस समय जो है उनके अंदर मैगट बन जाते हैं और वो फलों को ख़राब करके काना बना देते हैं, जिनको खाने योग्य नहीं छोड़ते हैं। इससे बचने के लिए सितंबर और अक्टूबर माह में 1 महीने के अंतर पे हमें इमिडाक्लोरोप्रिड का स्प्रे करना होता है और उसका स्प्रे 15 लीटर पानी में लगभग 7-7.5 ml मात्रा मिला करके करें। इसके अलावा किसान भाइयों, फल मक्खी को रोकने के लिए गुड़ के घोल में लगभग 50 ग्राम गुड़ का घोल बना करके उसमें मेलाथियन डाल दें और जगह जगह अपने बगीचे में जगह जगह किसी पात्र में रखें, जिससे वो मक्खी जो है गुड़ के रस को चूसने के लिए आएगी और मेलाथियन होने के कारण से वो फल मक्खी ख़त्म हो सकती है। ये प्रयोग करने और एक स्प्रे इंसेक्टिसाइड का करने से फल मक्खी से हम आसानी से बचा सकते हैं बगीचे को। ज़्यादा तापमान होने के कारण से कई बार बेर के तनों में भी फटाव आ जाता है, फट जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और स्टेम बोरर करके एक बहुत बड़ी समस्या होती है बेर में। उससे बचने के लिए तने में लगभग 3 फीट की ऊंचाई तक चूना और नीला तोता का घोल बना करके, और घोल बनाने के लिए 1 किलोग्राम चूना 1 किलोग्राम नीला तोता अलग अलग पात्रों में रात्रि को भिगोया जाता है और सुबह उनको मिक्स करके पेस्ट बनाते हैं और वो पेस्टिंग जो है अपन तने के ऊपर कर सकते हैं। उससे काफ़ी लाभदायक रहता है और तने के ऊपर लगने वाले कीटों से और रोगों से हम आसानी से बचा सकते हैं। एक चैफल बीटल नाम का कीट लगता है और वो पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। आप देखेंगे कि पत्तियां जो है इस प्रकार से पूरा उसमें छेद करके जाली नुमा बना देता है। इसके लिए सर्वप्रथम आप अपने बगीचे में ट्रैक्टर के द्वारा 2 बार क्रॉस में जुताई करवा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाए। और साथ में ही क्यूनाल्फास 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप एक स्प्रे कर दीजिए, जिससे जो कीट है उसका नुकसान जो है वो बंद हो जाएगा, कीट खत्म हो जाएगा और पौधे अपने सुरक्षित हो जाएंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। खीरा सलाद और सब्जी के रूप में प्रयोग होने वाली फसल है, जिसकी बाजार में मांग हमेशा बनी रहती है। इसलिए किसान खुले खेत और पॉली हाउस में इसकी खेती करते हैं। लेकिन कई बार इस फसल पर विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो कि खीरे की उपज में तो कमी लाते ही हैं, साथ ही उपज की क्वालिटी भी खराब कर देते हैं।
ऐसे में किसान अगर समय रहते इन कीटों का नियंत्रण करें तो होने वाली हानि से बच सकते हैं। इसलिए खीरे की फसल में इन कीटों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विभाग जिला पटना के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार से। किसान भाइयों, आज ईटीवी के माध्यम से मैं आपको विशेषकर जो भी लत्तीदार सब्जियां खेतों में लगी हैं, चाहे वो खीरा हो, चाहे कद्दू हो, चाहे लौकी हो, जो भी सब्जियां लत्तीदार लगी हुई हैं, उन लत्तीदार सब्जियों पे अभी जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अचानक वर्षा होना, तापमान में वृद्धि होना, गर्मी बढ़ जानी, ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना, उमस का बढ़ जाना, इसके चलते कीड़े और बीमारी का प्रकोप काफ़ी हो रहा है। फसल की बढ़वार अच्छी हो, इसके लिए समय समय पर फसल में कुछ खास प्रबंध करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से कार्यों को किस प्रकार से करना है, आइए जानते हैं। इससे नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि खेतों में जल निकास का प्रबंधन करें। पानी का ज़्यादा जमाव होने से उमस, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और ह्यूमिडिटी बढ़ने के चलते उसमें अगर खरपतवार है तो उसे आप हाथों से निकाल दें। उसके बाद राख का प्रयोग करें। कीड़े और बीमारी के लिए अच्छा वातावरण मिल जाता है उसके वृद्धि होने के लिए। किसान भाइयों, हर फसल की भांति इस फसल में भी कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, तो इनकी रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। दूसरा, हमारे जो प्राकृतिक तरीके हैं, जैसे अभी आप देखेंगे जितने भी लत्तीदार सब्जियां हैं उन पे पत्ती खोर कीड़े जो हैं पत्ती के क्लोरोफिल को खा जाते हैं, हरियाली को खा जाते हैं और पत्ती जैसे लगती है, जैसे चलनी, लोकल भाषा में हम लोग चलनी बोलते हैं, छेद हो जाना, तो पत्तियों पर छेद हो जाती है और पत्तियों का क्लोरोफिल जब खत्म हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिसके चलते पौधे की बढ़वार रुक जाती है और उसका विकास भी रुक जाती है और फल का जो है सो आकार और प्रकार छोटे होने लगते हैं। तो इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी लत्तीदार सब्जियां हैं, पानी निकालने के बाद अगर राख हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में ओस का बूंद जब उस पर हो तो राख अगर छिड़क देंगे तो पत्ती खोर कीड़े, पत्र लपेटक कीड़े, ये सब उसके टेस्ट को दिक्कत पहुंचाएगा, स्वाद को, तो उससे मतलब जो हरियाली खाने की जो प्रक्रिया है क्लोरोफिल खाने का, वो रुक जाएगा। एक दूसरा, अगर इसके बाद भी कीड़े का प्रकोप ज़्यादा है तो आवश्यकता अनुसार हम लोग क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC, जिसका मात्रा 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी, और दूसरा क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, उसका जो सो 2 ml पर लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना। लेकिन छिड़काव करने के पहले ध्यान ये रखना चाहिए हमेशा हम लोगों को, किस समय वर्षा होगी न किसानों को पता, न आप किसी को पता नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि अभी जो है वर्षा कम से, जब हम छिड़काव कर रहे हों तो कम से कम 2-3 घंटा लगातार वर्षा नहीं हो, ऐसा आसमान खुला हो, उसको देख करके तब हम लोग उसका छिड़काव करें। दूसरी बात, जब आप कीटनाशक का छिड़काव अभी कर रहे हैं तो स्टिकर का प्रयोग अवश्य रूप से करें, जिसको हम लोग गोंद बोलते हैं। होता क्या है कि लत्तीदार सब्जियों के पत्ती पे रोया टाइप का संरचना बनी होती है। जब आप कीटनाशक का घोल बना करके पत्ती पे छीटेंगे तो पानी बूंद बन जाती है और वो बूंद हवा चलने के बाद पत्ती में नहीं जा करके ज़मीन पे आ जाती है, जिसके चलते पानी का भी बर्बादी होती है, कीटनाशक की बर्बादी होती है, कीटनाशक काम नहीं करता है, कीड़े और बीमारी का प्रबंधन नहीं होता है और किसान के पास कई परेशानियां बढ़ने लगती है। तो इससे बचने के लिए किसानों को चाहिए स्टिकर का प्रयोग अवश्य करें। अगर 15 लीटर पानी का सॉल्यूशन आपने बना लिया है तो 5 से 10 मिलीलीटर घोल बन जाने के बाद लास्ट मोमेंट में आप 5 से 10 ml स्टिकर का प्रयोग करें। उसके बाद भी अगर आवश्यकता होती है कि नहीं, उसके बाद भी कीड़े का नहीं प्रबंधन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का 2 से 2.5 ml पर लीटर पानी और दूसरा क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC, उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो कीड़ा का प्रबंधन होगा। जहाँ तक आपने व्याधि की बात की और बीमारी का बात किया, तो अभी आप देखेंगे अक्सर खीरा है, लौकी है, नेनुआ है, जो लत्तीदार सब्जियाँ, उस पर देखिएगा कि फल सड़ने लगते हैं, फल में सड़न होने लगती है। जैसे ही थोड़ा सा आकार बड़ा होता है, नीचे से पीछे की ओर से, जिसको हम लोग डाईबैक बोलते हैं, नीचे से पीछे की ओर से सड़ने लगता है, या जहाँ पर ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे सड़न आ जाती है, तो फलों में सड़न आती है। इससे बचने के लिए किसानों को चाहिए कार्बेंडाजिम 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर हम उसका छिड़काव करते हैं तो इन बीमारियों से भी प्रबंधन हो सकते हैं। इस प्रकार जल का प्रबंधन, यांत्रिक विधि से कीड़े का प्रबंधन, आवश्यकता अनुसार कीटनाशी एवं फफूंदनाशी का उपयोग करके हम भरपूर लत्तीदार सब्जियां उत्पादन ले सकते हैं।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है सोनपुरा जिला भोजपुर से गगन सिंह ने। आप बकरियों की उन्नत नस्ल और रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण पर जानकारी चाहते हैं। तो गगन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गरीब किसान के लिए बकरी पालन एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है, लेकिन अगर जानकारी के अभाव में बकरी पालन के रखरखाव, उसके प्रबंधन, उसके घर का आहार प्रबंधन, इन सब चीज़ की सही जानकारी किसान को अगर ना हो तो उन्हें बहुत परेशानी हो सकती है। तो नस्ल का चयन करते समय हम यह ध्यान रखें हमारी आवश्यकता क्या है, क्या सिर्फ मांस के लिए या फिर मांस और दूध दोनों पर्पज़ के लिए हम बकरी पालन करना चाहते हैं। बकरी की उपयोगी नस्ल हमारे यहाँ जो अभी अधिकतर देखी जाती है उसमें ब्लैक बंगाल सबसे सामान्य नस्ल है। ब्लैक बंगाल के अलावा जमुनापारी, सिरोही, बारबारी, बीटल, गंजम, ये कुछ नस्ल भी देखने को मिलती है। यदि ऐसे नस्ल का हम चयन कर लेते हैं तो हमारे लिए उसका स्वास्थ्य प्रबंधन आसान होता है। तो बकरी का जो ब्लैक बंगाल हो या जमुनापारी हो, इसमें एक खास बात है कि यह दूध भी देती है। ब्लैक बंगाल तो बहुत कम दूध देती है, लेकिन जमुनापारी और सिरोही अच्छी दूध देती है। 1 से 2 किलो तक दूध प्रतिदिन मिलता है। हमारे प्रदेश के किसान पशुपालन के साथ साथ बकरी पालन भी करते हैं। जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इस मौसम में बकरियों में कुछ बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है। तो इस मौसम में बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं तथा क्या इन बीमारियों की पहचान एवं लक्षण हैं, आइए जानते हैं। तो जैसे ही मौसम परिवर्तन हो रहा हो तो आप सबसे पहले बकरी का स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान दें। टीकाकरण निश्चित रूप से कराएं। टीकाकरण में सबसे ज़रूरी है PPR का टीका। ये 3 साल में 1 बार लगवाना चाहिए किसान को। तो PPR टीका जब बकरी 2 महीने से के एज से ऊपर होता है उसके बाद आप लगाएं और 3 साल में 1 बार ज़रूर लगवा लें। दूसरा टीका होता है इंट्रोटॉक्सीमिया का। इंट्रोटॉक्सीमिया का टीका प्रति वर्ष लगाना चाहिए। इससे अंतःजड़ नाम का एक बैक्टीरियल डिजीज है, उससे बचाव होता है। बरसात के दिनों में बहुत चारा उगाते हैं, बकरी जाकर के भरपेट खा लेती है। इसके चलते उसका पेट में एनारोबिक कंडीशन हो जाता है, जिसमें क्लोस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और वो टॉक्सिन रिलीज कर देता है, जिसके चलते हिस्ट पुष्ट अच्छी खासी तंदुरुस्त बकरी का निधन हो जाता है। तो उससे बचाव के लिए यह जरूरी है कि बकरी में नियमित रूप से प्रति वर्ष इंट्रोटॉक्सीमिया ET वैक्सीन के नाम से आता है, उसका टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग कम से कम 3 से 4 महीने में प्रति 3 से 4 महीने में 1 बार कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग करना अति आवश्यक है, जिससे उसके पेट के अंदर जो भी कृमि होता है वो उससे कंट्रोल मिलता है। और एक होता है डीपिंग, जैसे बकरी के देह के ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, जू, चमोक्कन, अठैल, तो इससे बचाव के लिए बकरी को एक टीक आउट या आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगा करके भी उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यदि बकरी का बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी से बचाव किया जाए तो हम जो उसको खाना खिलाते हैं वो उसके शरीर में पूरी तरह लगता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पाठ की परिपक्वता की पहचान एवं कटाई तकनीक पर जानकारी। ओल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p@annadatabihar@naw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।